नमस्कार, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इन दिनों भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। हम हर काम बड़ी मेहनत से करते हैं, लेकिन जब खुद की देखभाल की बात आती है, खुद का ध्यान रखने की बात आती है, तो हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और यही नज़रअंदाज आगे चलकर कई सारी समस्याओं का कारण बनता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम खुद की देखभाल इतने अच्छे तरीके से करें ताकि आगे चलकर हम शारीरिक और मानसिक बीमारियों से बचे रहें। तो आज खुद की देखभाल, इसी विषय पर चर्चा होगी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रियंका यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, एनएम्स। डॉक्टर प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपके प्रोग्राम में। थैंक यू। दर्शकों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर अब सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अब आप हमारे कार्यक्रम कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो करें @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर और आप हमें इस वक्त यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। साथ ही बता दें, ये हमारा लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है, तो इस विषय से संबंधित यानी सेल्फ केयर, खुद की देखभाल, इस विषय से संबंधित यदि कोई सवाल, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर प्रियंका, प्रोग्राम की शुरुआत करें या हम आपसे कुछ पूछें, उससे पहले जानना चाहेंगे कि ये अपने दर्शकों को थोड़ा बताना चाहेंगे कि आज यानी 24 जुलाई को इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे मनाया जाता है और मुझे लगता है हम में से लगभग सभी ने इस डे के बारे में नहीं सुना होगा। तो थोड़ा सा बताइए कि ये कौन सा दिवस है और क्यों मनाया जाता है। जी, जैसा आपने ही कहा कि हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है, हम जिम्मेदारियों में डूबे रहते हैं पर खुद पे ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए इस बात को प्राथमिकता देने के लिए कि हम अपने डेली लाइफ में खुद की देखभाल पे ध्यान दें, इसलिए ये दिन मनाया जाता है, ये दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल सेल्फ केयर फाउंडेशन है यूके में, जिसने 2011 से इस दिन की शुरुआत की थी। तो उस दिन से हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। फिर 2019 से जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने सेल्फ केयर मंथ की शुरुआत की कि 24 जून से 24 जुलाई तक पूरे महीने कई सारी एक्टिविटीज़ हों कि लोगों को इसके बारे में बताया जाए और फिर उसके आखिरी दिन ये डे मनाया जाए। तो यही कारण है कि प्राथमिकता दें हम इस चीज़ को, इसीलिए मनाया जाता है। और ये भी कि सेल्फ केयर कोई एक दिन का या हफ्ते में एक दिन का काम नहीं है, ये 24 घंटे होने चाहिए। इसीलिए ये 24 जुलाई का डेट चुना गया है, 24/7। तो कि मतलब हमें सेल्फ केयर हर मिनट, हर घंटे करना है, हर महीने और 7 दिन करना होगा। तो जैसे आपने बताया कि हर साल इस दिवस को हम मनाते हैं, तो हर साल की थीम भी अलग अलग होगी। तो इस साल की थीम क्या रखी गई है? इस साल की थीम है रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी एंड थ्राइविंग इन एडवर्सिटी। तो रेजिलियंस का मतलब ऐसे देखा जाए तो लचीलापन कहते हैं, पर उसका मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जैसे आपको कोई दुर्घटना हुई या आपके साथ कुछ बुरा वक्त बीत रहा है, तो उससे आप कैसे वापस उभर पाते हैं, नॉर्मल लाइफ में अपने कैसे आ पाते हैं, कितनी जल्दी आ पाते हैं, उसको रेजिलियंस कहते हैं। तो वो उस पे स्ट्रेस दिया गया है। फिर होता है एडेप्टेबिलिटी, यानी किसी भी स्थिति के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर लेना, अपने आप को बदल के उस स्थिति में एडजस्ट करना। और तीसरा है थ्राइविंग इन एडवर्सिटी, यानी कि कोई बुरा समय हो तो उसमें कैसे हम अच्छी तरह से अपना बेस्ट देके सरवाइव कर पाए। तो ये थीम है इस साल का। अच्छा, तो जैसे अगर सेल्फ केयर की परिभाषा की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, किसी को अगर बताना चाहें तो क्या कहा जाए कि इसकी परिभाषा क्या होगी सेल्फ केयर की? जी, सेल्फ केयर ऐसे देखा जाए तो बहुत ही साधारण शब्द है, खुद की देखभाल, यानी खुद पे ध्यान देना। तो आज क्योंकि इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे था, तो मैंने सोशल मीडिया पे ऐसे ही क्वेश्चन डाला था कि आपके लिए सेल्फ केयर का क्या मतलब है। तो मेरे कई सारे दोस्तों ने जवाब दिया, तो कई इंटरेस्टिंग जवाब आए। कुछ ने कहा कि अच्छा दिखना भी सेल्फ केयर है, कुछ ने कहा कि अपने पैसे, फाइनेंसेस को सही से मैनेज करना सेल्फ केयर है, फिर कुछ ने कहा नेगेटिव सिचुएशन या टॉक्सिक लोगों से अपने आप को दूर रखना, बचाए रखना, या दिल और दिमाग का संतुलन बनाए रखना। कुछ ने लिखा कि पर्सनल हाइजीन। तो कई सारे ऐसे जवाब आए। एक ने ये भी कहा कि पनीर मोमोज खाना। अच्छा। तो हालांकि मोमोज हेल्दी फूड नहीं है, बट हर किसी का एक कंफर्ट फूड होता है कि जब मन खराब हो तो थोड़ा सा इंडल्ज कर लेते हैं, कभी कभार ठीक है। तो ये
इनमें से सारे के सारे जवाब सही हैं। सेल्फ केयर मतलब हर वो चीज जो आप अपने लिए करते हो, अपने बचाव के लिए, अपने आप को सही रखने जिससे आपको के लिए, खुशी मिलती है। खुशी से भी ज्यादा मतलब आपका शारीरिक स्वास्थ्य बना रहे, आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो उसको हम सेल्फ केयर कहते हैं, खुद की देखभाल मतलब। जी। तो जैसे भी आपने बताया कि एक ये साधारण सा शब्द है जी। खुद की देखभाल, और जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी सोच रहे होंगे कि हम तो अपनी खुद की देखभाल करते ही हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि शारीरिक साफ सफाई की बात होती है, लेकिन अगर हम आज बात कर रहे हैं सेल्फ केयर की, तो उसमें कहीं ना कहीं भावनाएं हैं, एहसास है, फिजिकल एजुकेशन भी है, इमोशंस भी हैं, साथ ही साथ सोशल जो सर्कल में जो हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं वो भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब हम दूसरों में ये सारी चीज़ें देखते हैं, अच्छाई देखते हैं, बुराई देखते हैं, तो बड़े गौर से बताते हैं, लेकिन जब खुद पर अमल करने की बात होती है तो इसका उल्टा हो जाता है। क्यों? जी, ये हमारी टेंडेंसी होती है, हम ह्यूमन रेस की टेंडेंसी है, मतलब हम अपनी कमियां नहीं देख पाते, और दूसरा दूसरों को बताने में हर किसी को सारी चीज़ें आती होती हैं, बट जब खुद पे अमल करना होता है तो वो नहीं हो पाता। और सेल्फ केयर पे भी आज मैं जितनी भी बातें बताऊंगी, ऐसा कुछ उसमें नया नहीं होगा, ये सारी बातें पहले भी कही जा चुकी हैं। बस ये है कि जैसे न्यू ईयर है, न्यू ईयर पे हम हर साल एक हमको रेजोल्यूशन लेते हैं, मतलब न्यू ईयर हर साल ही आता है, तो हमको एक अलग सी मोटिवेशन होती है उस दिन, इंस्पिरेशन होती है कि नहीं इस साल हम ऐसे करेंगे। तो बस वही एक इंटेंशन है कि शायद आज वही बातें सुन के, दोबारा सुन के शायद किसी को कुछ बैठ जाए दिमाग में, या कोई कुछ बदलाव कर ले। तो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो वही सारी बातें कही जा चुकी हैं, पर उस पर अमल करना ये बाकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हम चारों तरफ जो हमारे लोग साथ में जो लोग मौजूद होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनसे बातें करते हैं, और जैसे आपने बताया कि सुंदर दिखना भी अपना ये सेल्फ केयर है। बिल्कुल। तो जब हम इन सब चीज़ों पे आते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये रोज़मर्रा की चीज़ें देखते हैं, तो क्यों कहा जाता है कि इसकी महत्व को आप जानें, या जैसे आपने अवेयरनेस की बात कही कि लोगों को बताना ज़रूरी है, जबकि हम में से लगभग सभी लोग जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, स्वयं की देखभाल के बारे में, फिर भी लोगों में क्यों अवेयरनेस पैदा करने के लिए इस दिवस को मनाया गया? क्योंकि देखिए, जैसे वही कि अमल करना नहीं है, हम मतलब पता सबको है क्या करना है, मगर जैसे दिन भर में कई सारी जिम्मेदारियां इंसान अपने ऊपर ले लेता है। कई लोग ना नहीं बोल पाते हैं, काम के दबाव में डूबे रहते हैं, या कहीं सही से इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो आम तौर पे, और थोड़ा भी आजकल तो फ़ोन और स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, फ़ोन का इस्तेमाल, स्क्रीन टाइम, कि जो हमको थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी है तो हम उसको अपने देखभाल पे लगाने के बजाय हम कुछ सीरीज़ देखना शुरू कर देते हैं, कुछ वीडियोस देख लेते हैं। वीडियोस में भी कई सारे काम के वीडियोस हैं जो देखे जा सकते हैं, पर हम दूसरी तरफ पिक्चर देख लेते हैं, ये तो वो फोकस हमारा खुद पे नहीं रहता है। चाहे पता ज़रूर हो, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें तो हर कोई करता ही है, बट ज़्यादातर इंसान तभी अमल कर पाता है जब उसे या तो कुछ बड़ा झटका लगा हो, कभी तबीयत खराब हो गई हो, या किसी का देखा हो तो लगता है कि अरे नहीं, हमको भी अपना ध्यान देना चाहिए, तो फिर वो कुछ दिन होता है, फिर उसके बाद तो ये रूटीन में नहीं है, ये दिनचर्या पे इस चीज़ में लोग नहीं इम्पोर्टेंस देते हैं इस चीज़ को। इसीलिए ज़रूरी है कि इस बात को बार बार दोहराया जाए जब तक बैठ ना जाए कि जैसे मुझे मीठा बहुत पसंद है, मुझे पता है मीठा नुकसान करता है, पर नहीं छोड़ पाती हूँ, तो बार बार अगर सुनती रहूँ तो थोड़ा कम हो सकता है, कम के बाद किसी दिन छोड़ सकती हूँ। तो ये वही वाली बात है, इसलिए ज़रूरी है कि हम बताते रहें लोगों को। जैसे आपने फ़ोन की बात कही, तो हम सभी को पता है कि फ़ोन जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, अगर हम उसकी तरफ अगर ध्यान दें तो जो सेल्फ केयर है, अगर फ़ोन के थ्रू अगर हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। फ़ोन का नेगेटिव इफ़ेक्ट तो बहुत है क्लियरली, बट उसको सेल्फ केयर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली बात तो कई सारे ऐप्स आते हैं जो जैसे मेडिटेशन के ऐप्स हो गए,
फिर कुछ ऐप्स होते हैं जो आपको अपना खर्चा नोट करने में हेल्प करते हैं। फिर उसमें कई सारे आजकल स्मार्टफोन सभी यूज़ करते हैं, तो उसमें कई सारे मोड्स होते हैं जिसको हमने ऑन कर दिया तो उस टाइम पे केवल जो ज़रूरी है वही ऐप्स चलेंगे, बाकी ऐप्स बंद रहेंगे। वरना जो बार बार हम रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे या ये सारे फेसबुक खोल लेते हैं, वो सारी चीज़ें उस टाइम के लिए बंद हो सकती हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं। तो फ़ोन का इस्तेमाल, और ऐप्स ना भी हों तो यूट्यूब है, उसमें कई सारे ऐसे मेडिटेशन वीडियोस हैं, कई सारे नॉर्मल वीडियोस हैं जिनको सुन के हम थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं। तो फ़ोन का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है। देखिए, समस्याएं, अगर समस्याओं की बात करें तो हर किसी के पास समस्याएं हैं। तो एक मान लिया जाए कि समस्याएं जीवन का हिस्सा है, तो ऐसे में हम कैसे आदत डालें? कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आदत डाल लेते हैं कि हाँ इस चीज़ को हम करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से वो हमारी आदत छूट जाती है। तो ऐसी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं, आती हैं, जिनकी वजह से हमारा ये जो सेल्फ केयर है वो रूटीन में फॉलो नहीं हो पाता? सबसे पहले तो अपना विल पावर, वो सबसे ज़रूरी होता है। विल पावर अगर स्ट्रांग हो तो हम हर सिचुएशन में कर सकते हैं, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। जैसे ये समझना ज़रूरी है कि हम फीजिबल जो चीज़ थोड़ा बहुत कर सकें, मेंटेन कर सकें, वो उसी चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए। तो जैसे किसी को बीमारी हो गई, या सबसे ज़्यादा सेल्फ केयर को गिल्ट के साथ देखा गया है कि मतलब हम अपने पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब हम सेल्फिश हो रहे हैं, ये भी माना जाता है। तो गिल्ट होता है, फिर टाइम की कमी होती है, कोई बीमारी हो जाए या कुछ डिसेबिलिटी हो जाए, तो इस टाइम पे भी मुश्किल होता है सेल्फ केयर, या कोई स्ट्रेस का टाइम हो जाए, फैमिली में कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट हो जाए या दोस्तों से झगड़ा हो जाए, कुछ भी ऐसा हो, तो ऐसे टाइम पे फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट कई सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इसको ओवरकम करने के लिए। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले इंटेंशन सेट होनी चाहिए कि हमको सेल्फ केयर करना है। हम रोज़ खाते ही हैं, जब चाहे जो भी हो, खाना पीना हमारा बराबर रहता है, तो बिल्कुल उसी तरह है ये भी एक हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए खाने पीने की तरह ही है। तो छोटी छोटी शुरुआत करें। अगर कोई बिल्कुल चल नहीं रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, एकदम से 10,000 स्टेप्स करना शुरू कर दे एक दिन, तो वो एक दिन करे, 2 दिन करे, उसके बाद नहीं हो पाता। तो इसके बजाय 3,000 स्टेप्स करे, फिर उसको थोड़ा 2-3 दिन बाद 5,000 पे बढ़ाए। तो छोटी छोटी शुरुआत जो पॉसिबल हो मेंटेन करना। फिर जब एक बार मोटिवेशन बनने लगती है तो अपने आप मन करता है कि हाँ इसको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। तो उसी तरह जैसे मेडिटेशन अगर करना कोई चाहता है, शुरू करे 1 मिनट से या 5 मिनट से, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे उसका समय भी बढ़ाया जा सकता है। इस बात को हम आगे जारी रखेंगे। एक कॉलर हमसे जुड़े हैं जी। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, आपको गुड इवनिंग मैम। जी, गुड इवनिंग। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बात हो रही है आपसे? जो मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ मैम, अविडेन बाजार से। जी, पूछिए। जो मेरी बात डॉक्टर प्रियंका यादव से हो रही है मैम? जी जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। मेरी बात डॉक्टर प्रियंका यादव से हो रहा है? हाँ जी, बोलिए। जिसमें ये पूछना मांगता हूँ कि ना मैम, जैसे कि अभी जो आप पेशेंट देख रहे हो ना मैम, हाँ हाँ, देन पेशेंट और अपना क्लासेस, कुछ भी प्रोग्राम होता है, वो सब कैसे हैंडल कर लेते हैं मैम? पेशेंट्स, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी होता है कि अगर किसी समय पेशेंट आते हैं, थोड़ा क्रिटिकल होता है, तो पहले उनको अटेंड करते हैं। और ऐसे में जो वर्क प्लेस में आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, उनका सहयोग बहुत ज़रूरी होता है कि अगर कोई लेक्चर है उसी टाइम पे कोई क्लास लेनी हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप क्लास ले लें। तो थोड़ा बहुत ऐसे एडजस्ट करके टीम वर्क होता है। बाकी प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि सबसे इस वक्त अगर 2-4 चीज़ें एक साथ आ रही हैं तो उसमें से सबसे ज़रूरी क्या है। तो धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। तो डॉक्टर प्रियंका, जैसे इन्होंने बात की कि आप अपना काम कैसे संभालती हैं, कैसे उसको एडजस्ट करती हैं, तो आपने बताया वर्क प्लेस की आपने बात कही। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिस जगह पर वो काम करते हैं वो माहौल कहीं ना कहीं उन्हें पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी एडजस्ट करना होता है। तो क्या किया जाए इसके लिए?
बात किया जाए या फिर उस जगह को बदल दिया जाए, या क्या करना उचित होगा यहाँ पर? जी, ये काफ़ी क्या ऐसा होता है कि हर जगह ही जहाँ पे भी दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं डायनेमिक्स में फ़र्क आता है, थोड़ा मुश्किल होता ही है एडजस्ट करना, कहीं पे ज़्यादा मुश्किल होती है, कहीं पे कम मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो मेरा सुझाव रहेगा ये कि बात करें और कोशिश करें कि चीज़ें बदल सकती हैं या नहीं। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप ये बात समझें कि आप अपने आप को बदल सकते हैं, सामने वाले को नहीं बदल सकते। तो अगर आपने मौके दिए या बात कर ली, सब कुछ कोशिश कर ली, तो फिर आप अपने लिए जो ज़रूरी है, एक पॉइंट है जहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि बस इससे ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद आप अपने पे ध्यान दीजिए कि आप अपना काम अच्छे से करें और जितना ज़रूरी हो उतना मेंटेन रखें। और अगर बाई चांस आपको लगे कि फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कई जगह पे ऐसे होता है कि बिल्कुल काम करना पॉसिबल ही नहीं होता, तो ऐसे में मैं यही कहूँगी कि जो अपना मन की शांति है वो सबसे ज़रूरी होती है। तो अगर वाकई में बहुत ख़राब है माहौल काम करने का, तो जगह बदल लेनी चाहिए, पर वो सबसे लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। मतलब अपने आप पे हम काम करें, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि चाहे कैसा भी माहौल हो, हम कोशिश करें कि अपना काम हम करते जाएं। बट जैसा मैंने कहा कि टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आसपास का सहयोग रहता है तो काम और अच्छी तरह हो पाता है। तो बैलेंस बनाना है, तो वो आपको देखना है कि आप कितना आपको लेना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि मतलब आप दिन भर ही परेशान रह रहे हैं, आपका काम नहीं हो पा रहा, मतलब मेंटली आपको शांति नहीं मिल रही है, बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है आप पे, तब ज़रूर स्थिति मतलब कि आप ये देखिए कि आप कुछ बदल सकते हैं तो बिल्कुल कोशिश करिए, नहीं बदल सकते हैं तो फिर वो सिचुएशन को ही अवॉइड करिए। जो समुदाय है, जो आपकी कम्युनिटी है, या जो आपका वर्क प्लेस है, या परिवार के कुछ सदस्य हैं, तो ये तो आपने व्यक्तिगत तौर पे बताया कि जहाँ तक हो एडजस्ट करें, बात करें, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मन की शांति के लिए अपने कदम पीछे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वर्क प्लेस में जो लोग साथ हैं हमारे, उनकी क्या जिम्मेदारियाँ बनती है, उनका क्या दायित्व बनता है? हम सभी को सबसे पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि हर किसी से अच्छी दोस्ती नहीं हो सकती या बन नहीं सकती। तो एक नॉर्मल जो मैच्योर बिहेवियर रखें कि हार्मनी बना के रखें, काम पे ज़्यादा फोकस करें, और बाकी जो जैसे एम्प्लॉयर्स का काम होता है कि रेगुलर वेकेशन दें, ब्रेक दें। कई जगह ऐसे होते हैं, इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि आपके पास छुट्टियां पड़ी होती हैं फिर भी वो छुट्टी लेने नहीं देते हैं। तो ये या वर्क का लोड इतना जाता है उनको दिलाता नहीं होता। तो हालांकि वो पैसे बहुत देते हैं, बट वो पैसे इट्स नॉट वर्थ इट, बिल्कुल। तो ये एम्प्लॉयर को सोचना चाहिए कि मतलब अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखें कि वर्क आवर्स को रेगुलेट करके रखें, जो उनको टाइमली ब्रेक दें, और ऐसे मीटिंग्स करते रहें जिनमें डिस्कस करें कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे बदला जा सकता है, तो इन्वॉल्व रखें। तो ऐसे चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। और कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा रोल है, रहने से भी फायदा होता है, माहौल रहता है। तो कम्युनिटी लेवल पे होता है कि कभी मंथली या साल में 2-3 बार कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर लें जिसमें सब कम्युनिटी वाले मिलके हिस्सा लें, तो एक दूसरे से जानकारी है। फिर ताकि बच्चे भी खेल सकें, जो टहलना चाहते हैं उनके लिए भी एक जगह हो, तो उसकी मेंटेनेंस हो कि रोड वगैरह जो भी साइड वॉक्स हैं वो ठीक से हों, टूटे फूटे ना हो, कि किसी तरीके हैं इस लेवल पे भी सेल्फ केयर करने के। तो डॉक्टर कभी कभी परिवार में ऐसे सिचुएशंस बन जाती हैं जैसे किसी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, या फिर ब्रेकअप हो जाना, या हस्बैंड सेपरेशन होना, तो ऐसे में भले करते हैं जी। ये मेरे ख्याल से सबसे दुखदाई समय होते हैं किसी भी इंसान के लिए जब ऐसा कुछ हो। तो अगेन इस सिचुएशन में मैं यही कहूँगी, सबसे पहले एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि मतलब ये चीज़ हो चुकी है। तो जहाँ हम एक्सेप्ट कर लेते हैं वहाँ हमारा जो एक सफरिंग होती है ना, कि अगर जैसे किसी की मृत्यु हुई तो हम अटैचमेंट तो होती है फैमिली मेम्बर से या जो भी, तो हम हमेशा ये इस सवाल में रहते हैं कि कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। उसके बजाय हो गया, मतलब अब हम कुछ कर नहीं सकते, उनको वापस ला नहीं सकते। तो आमतौर पे हमारा एक मतलब टेंडेंसी होती है कि हम
किसी पे वो दोष डाल पाए तो हमको थोड़ी राहत मिलती है, और किसी पे नहीं डाल पाते तो खुद गिल्ट भी लेते रहते हैं कि हमने शायद ऐसे किया होता तो ये नहीं होता। बट इन सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो होना है वो तो होगा और वो हो गया। तो आप गिल्ट लेंगे या ब्लेम करेंगे, चाहे कोई भी कारण हो, उससे कुछ निकलेगा नहीं, आपकी सफरिंग बढ़ेगी। बल्कि जो गए हैं वो तो अब सफर नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए रो रहे हैं, अपने लिए सफ़र कर रहे हैं, तो हमको वो चार्ज लेना है। और दूसरी बात, मतलब कई लोग बहुत स्ट्रांग होने की भी कोशिश करते हैं तो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो रोना, जैसे रोने को एक कमज़ोरी का साइन माना गया है, वो भी गलत है। मतलब रोना बिल्कुल हंसने का एक दूसरा पहलू है। तो अपने इमोशंस को हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना, फिर बात करना, और जैसा मैंने कहा कि कुछ हम अब बदल सकते हैं, अगर जैसे कुछ सेपरेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, अगर हम बदल सकते हैं तो बिल्कुल कोशिश करें बदलने की। बट अगर नहीं बदल पा रहे हैं तो एक ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करके जाने देना चाहिए। फिर अब सबके करीबी दोस्त होते हैं, फैमिली में कुछ लोग होते हैं, उनसे शेयर करें, खुल के बात करें, तो उससे कई बार दुख हल्का हो जाता है। शेयर करने से ही एकमात्र हल्का हो जाता है, कई बार कुछ अच्छा सुझाव भी मिल जाता है। फिर अगर कुछ लोग होते हैं जो बहुत रिजर्व्ड होते हैं, जिनको नहीं लगता कि किसी से बात कर सकते हैं, तो वो डायरी लिखें, अपने लिख के भले ही फाड़ दे कि कोई पढ़ ना ले, बट एक बार लिख ले तो वो बाहर जब थॉट आ जाती है तो मन के अंदर से थोड़ा सा वो भारीपन चला जाता है। और अगर ये सब भी काम ना करे और आपका जो दुख है वो बहुत लंबे समय तक चलता रहे और आपको डेली लाइफ में इफ़ेक्ट करे, आपके काम पे इफ़ेक्ट करे, हेल्थ पे इफ़ेक्ट करे, तब प्रोफेशनल हेल्प भी लेनी चाहिए, उससे भी हिचक नहीं होनी चाहिए। जी, जैसे अभी आपने इतनी सारी बातें बताई, तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति अपनी देखरेख करता है तो क्या माना जाए कि वो एक स्वार्थपूर्ण जीवन जी रहा है या वो एक सेल्फिश हो चुका है? और कहीं ना कहीं दूसरा सवाल ये है कि जब हम स्वयं की देखभाल करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग हैं उन्हें लगता है कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है या ईगो है, तो ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? और दूसरा सवाल ये है कि क्या अपनी देखभाल करना सेल्फिशनेस है? जी नहीं, ये मैंने अभी कहा था, ये बहुत गलत धारणा है कि सेल्फ केयर मतलब खुद को बचाना। और जब आप अपना ध्यान रखते हैं, अपने आप को सही रखते हैं, तभी आप दूसरों के लिए बेहतर कर पाते हैं। ये हमारे समाज में ये बहुत आम धारणा है कि सेल्फ केयर मतलब सेल्फिश होना। खास तौर पे हमारे घर में माओ के लिए देखा होगा, वो अपने बारे में तो सोचती ही नहीं है, अपना क्या चाहिए, क्या पसंद है, कैसा लग रहा है, सब कुछ साइड होता है, बस परिवार वालों के लिए करना होता है। और जहाँ उनको अगर कई बार, मतलब मैंने अपनी माँ को ही देखा है कि तबीयत खराब भी होगी, कुछ भी होगा, बोलेंगे नहीं जब तक बिल्कुल ही उठने वाली हालत ना हो, किचन में लगी रहेंगी। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि सेल्फ केयर उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपना ध्यान देंगे तभी आप दूसरों का भी ध्यान बेहतर रख पाएंगे। तो ये सेल्फिश बिल्कुल नहीं होता है। और रही बात एटीट्यूड की, जो आप कहते हैं, कई बार होता है, क्योंकि सेल्फ केयर का एक बहुत अहम हिस्सा है कि बाउंड्रीज ड्रॉ करना, मतलब ना बोलना, ये बहुत अहम हिस्सा है सेल्फ केयर का। तो कई बार जब हम वो करते हैं, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। तो ऐसे में मैं यही कहूँगी कि या तो आप क्लैरिटी रखें कि जैसे मेरे दोस्त हैं, उनको भी पता है जब कभी मुझे मी टाइम चाहिए होता है तो बोल देती हूँ आज मेरा बाहर जाने का मन नहीं है, मैं घर पे रहूँगी, फ़ोन बंद रहेगा। तो एंड दे अंडरस्टैंड। सो जो नहीं समझते हैं उनका आप नहीं कुछ कर सकते। मतलब आपको फिर ऐसे लोग नहीं चाहिए। या तो आप उनको क्लियरली समझाएं कि आपके बारे में नहीं है, इट्स नॉट अबाउट यू, लाइक हम आपसे कट नहीं रहे हैं, हम अपने लिए कुछ समय निकाल रहे हैं। तो वो चीज़ समझना वहाँ पे उनकी जिम्मेदारी है, पर आप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अगर वो समझें बहुत अच्छी बात है, पर नहीं समझे तो कोई बात नहीं।
तो कहीं ना कहीं अगर जो हम माहौल क्रिएट करते हैं, जो हम माहौल बनाते हैं, वहाँ पर ये देखना चाहिए कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमें समझने वाले हों। बिल्कुल। अब अगर प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्फ केयर, तो कितने तरह के होते हैं ये? बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इसके। फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल, स्पिरिचुअल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, सोशल। तो ये हर एस्पेक्ट में सेल्फ केयर अप्लाई करता है। जैसे फिजिकल में आ गया आपका एक्सरसाइज करना, सही खाना खाना, अच्छे से सोना। फिर मेंटल में आपका आ गया माइंडफुलनेस होता है, कई सारी हॉबीज़ में एंगेज करना, अपने आप को नई चीज़ें सिखाना, मेडिटेशन करना। फिर स्पिरिचुअल भी वो उसी लाइन पे आता है। स्पिरिचुअल आपकी अगर कोई धार्मिक वो है, उसके हिसाब से जो भी आपको सही लगे। स्पिरिचुअल मोस्टली ये होता है कि अपने अंदर झांकना, कि आप की खुद की जर्नी, जो अपने अंदर की जर्नी, तो उसमें भी मेडिटेशन आता है। कई बार नेचर में बैठना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना भी स्पिरिचुअल होता है। फिर सोशल आता है कि आप कैसे अपने रिलेशनशिप्स बैलेंस कर रहे हैं, आपका लोगों के साथ कितना किस तरह का रिलेशन है। फिर इमोशनल आता है। इमोशनल होता है कि सही समय पे व्यक्त कर पाना अपना इमोशन, और लोगों से मदद मांगना, अपने पास जो अपने करीबी लोग हैं उनसे बात कर पाना। फिर फाइनेंशियल होता है। फाइनेंशियल भी बहुत बड़ी चीज़ है। कई इवन समय पे बिल पे करना, वो भी एक सेल्फ केयर का एग्जांपल है, क्योंकि कई बार इतने सारे बिल्स होते हैं, फ़ोन के बिल, गैस का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो वो दिमाग में टेंशन की तरह पीछे चल रहा होता है। जब तक आपको लगता है बहुत छोटी चीज़ें कर लेंगे, ड्यू डेट ये है वो है, बट कई बार वो बैक ऑफ द माइंड में जब तक आप पे नहीं करते, वो स्ट्रेस ऐड कर देता है। तो समय पे बिल पे करना भी एक फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर है। बाकी फाइनेंशियल में अपना पैसे संभालना। आजकल वर्चुअल मोड से जो ऑनलाइन पेमेंट हो गई है, उससे वो फील नहीं आती कि हम खर्चा कर रहे हैं। तो कई बार होता है कि इम्पल्सिव शॉपिंग कर ली और आपका अकाउंट खाली हो गया और आपको पता भी नहीं चला। तो उसका हिसाब किताब रखना। तो उसके लिए जैसे मैंने बोला, एप्स भी आते हैं जिसमें आप डेली का अपना बड़ा जो खर्चा होता है वो लिखो अगर, तो आपको पता रहेगा कि अच्छा आपने आज इतना खर्च कर दिया, यहाँ पे ये बचाया जा सकता था। या सेविंग्स करना, वो भी एक तरह का सेल्फ केयर है, फाइनेंशियल सेल्फ केयर है। फिर प्रोफेशनल है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेना और एक वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखना, मतलब अपने काम को घर नहीं लाना और अपनी पर्सनल लाइफ को अपने काम पे इफेक्ट ना करने देना। तो ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं सेल्फ केयर के। एक बात आपने कही, माइंडफुलनेस, जी, ये क्या होता है, थोड़ा विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल। माइंडफुलनेस यानी अभी प्रेजेंट मोमेंट में रहना, जो अभी हो रहा है उसमें जीना। तो हमारी जो ज़्यादातर समस्याएं होती हैं, हमारी जितनी भी परेशानी होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हम अपने पास्ट को रीलिव कर रहे होते हैं बार बार कि अच्छा ये ऐसे हो गया, मुझे ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। या हम फ्यूचर के बारे में वरी कर रहे होते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, क्या होगा। और ये दोनों हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट हमारा 99% ऑफ द टाइम इन्हीं दो चीज़ों में निकलता है, इसीलिए हम परेशान भी रहते हैं। तो अगर हम माइंडफुल रहें, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहें, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं कम हो सकती हैं। और इसको प्रैक्टिस करना बहुत आसान। माइंडफुल मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में आपको अवेयरनेस हो। जैसे आप अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं माइंडफुल हूँ कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ, तो थोड़ा सोच समझ के बेहतर बोल पाऊंगी। जी, उसी तरह खाने में भी माइंडफुल ईटिंग हो सकती है कि आप जब खा रहे हैं, कई बार होता है हम टीवी देखते देखते, पिक्चर देखते देखते खाते हैं, तो भूख नहीं भी होती, हम काफ़ी ज़्यादा खा लेते हैं, या जंक ज़्यादा खा लेते हैं। चिप्स का पैकेट खोल लिया, मूवी देखते देखते पूरा ख़त्म कर गए। बट अगर हम माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं, उस समय हम ध्यान दे रहे हैं, एक एक और पे बाइट ले रहे हैं, उसका टेस्ट रिलेट कर रहे हैं, तो पेट जल्दी भी भर जाता है, हम गलत खाना भी कम खाते हैं। उसी तरह माइंडफुल वॉकिंग होती है कि चलते हुए आप अपने मतलब कदमों पे ध्यान दें कि लग रहा है धरती पे ऐसे चल रहा है, क्या सेंसेशन हो रहे हैं उस चीज़ पे। तो वो जो है हमारा सारी चिंताओं से हमारा माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में ला देता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को सोच समझ कर करना। जी, अवेयरनेस, उसके बारे में अवेयरनेस रखना कि हम क्या कर रहे हैं। जी, ठीक है। जी। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर पर इस वक्त आप देख रहे हैं डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम। हमारा आज का विषय है सेल्फ केयर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रियंका यादव। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Myself Ranganathan, age 62, 63 running,
age 62. I stay at 202 second floor Solanki's Gulmohar apartments. I have 2 daughters, both married and settled. But Mr. Ramanathan, नौकरी? Why not? फर्स्ट इनिंग्स में मैंने नौकरी अपने पापा को हेल्प करने के लिए, फिर मेरी मैरिज के लिए, फिर बच्चों के स्टडीज के लिए, फिर उनके मैरिज के लिए। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं खुद के लिए जॉब करूंगा। Go to sacred.dosje.gov.in, register and get to work. Simple. एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर पर। स्वागत, आप देख रहे हैं डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम। हमारा आज का विषय एक बार फिर बता दें, सेल्फ केयर। और इस विषय से संबंधित यदि कोई सवाल, कोई प्रश्न आपके मन में है, आप पूछना चाहते हैं, तो हमें टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। डॉक्टर प्रियंका, जैसे आपने बहुत सारी प्रकार आपने बताए, फिज़िकल है, मेंटल है, फिर आपने साइकोलॉजिकल भी बताया, फाइनेंस की प्रॉब्लम आपने बताई, तो समस्याएं कहीं ना कहीं आती जाती रहती हैं, उससे व्यक्ति नहीं निकल सकता, तो कहीं ना कहीं उसे एडजस्ट करके, अवॉइड करके, टॉलरेट करके चलना ही पड़ेगा, चुनौतियां समझकर। तो अब इनसे बाहर कैसे निकला जाए, ये मेरा सवाल है। जी, तो सेल्फ केयर का वही होता है, क्योंकि परेशानी ऐसा है, हो ही नहीं सकता कि किसी की भी लाइफ में परेशानी ना हो। परेशानियां ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा हैं, जो हैं, मतलब उनको आप हटा नहीं सकते, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कभी कम होंगी, कभी ज़्यादा होंगी। तो अगर आप सेल्फ केयर, ये जितने भी प्रकार मैंने बताए, हर एस्पेक्ट में, ये भी ज़रूरी है कि ये इनमें से कोई भी एक एस्पेक्ट में आप कम पड़ गए, सपोज आपने पैसे का ध्यान नहीं दिया, हेल्थ अच्छी है, सब है, पर पैसे कम है, तो वो भी स्ट्रेस ऐड करता है। तो ये हर कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हर एस्पेक्ट पे आपको फोकस करना चाहिए। और जब आप अपने पे इस तरह से ध्यान दे पाते हैं, तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आती है कि आप अपने फीलिंग्स के कंट्रोल में बेटर होते हो, आपको मेंटल क्लैरिटी ज़्यादा मिलती है, डिसीजन लेने के लिए आपको बेहतर क्लैरिटी रहती है, और आपके अंदर स्ट्रेंथ रहती है कि कोई भी सिचुएशन अगर आए तो उससे जूझ पाने की। जैसे छोटी सी चीज़ ले लें आप, कभी मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और ज़्यादा चोट नहीं आई, बट थोड़ा सा खरोंच आया और हाथ शायद फ्रैक्चर हो गया, ऐसे मान लीजिए, तो वहाँ पे एक इंसान होगा जो महीनों तक रोता रह जाएगा कि मेरी गलती नहीं थी, हाथ टूट गया, कैसे टूट गया, अब क्या करूं, ये वो। बिल्कुल। वहीं दूसरा इंसान होगा, वो ऐसे सोचेगा कि शुक्र है बच गया, और बुरा हो सकता था, और आगे से मुझे ध्यान देना है, मतलब उस तरह। तो वो आप कितना अच्छा सेल्फ केयर करते हैं, आप अपने पे अपनी देखभाल कैसे करते हैं, अपने मानसिक, अपनी सोच की, हर चीज़ की एक सकारात्मक अप्रोच रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना हर सिचुएशन में। तो वो सारी चीज़ें अगर आप सही से कर रहे हैं, तो कैसी भी सिचुएशन हो उससे निकल पाना, आपको बेटर डील करना आ जाएगा। सिचुएशन तो कभी अवॉइड नहीं कर सकते, जो होना है वो होगा, परेशानियां आएंगी ही, बस आप उनसे बेहतर जूझ पाएंगे। जैसे कि अभी आपने बताया कि इंसान को थोड़ा सा अलर्ट भी होना चाहिए, और अगर उनके साथ कुछ चीज़ें हो गई हैं तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ें। अब अगर फ़ायदे की बात करें, तो अक्सर लोगों को लगता है कि अगर हम अपनी देखभाल नहीं भी कर रहे हैं, डेली रूटीन वाली चीज़ें हो ही रही हैं, तो ऐसा क्या स्पेशल है इसमें कि इसे करने की ज़रूरत है। तो अगर इसके फ़ायदे की बात करें, क्योंकि जो हमारा नेचर है, जो हमारी टेंडेंसी है, वो कहीं ना कहीं फ़ायदे और नुकसान के बारे में ज़्यादा सोचती है। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं, जो अगर हम सेल्फ केयर रखते हैं तो उससे हमें हमारे जीवन में क्या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। जी, सबसे पहले तो इसमें हेल्थ का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ हो गई, मेंटल हेल्थ हो गई। अगर हम सेल्फ केयर कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाने पीने पे ध्यान दे रहे हैं, सही समय पे सो रहे हैं, अच्छा सो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ नींद भी इम्पॉर्टेंट होती है, और तो हमारा फिज़िकल हेल्थ अच्छा रहता है। बाकी अगर हम मेंटल हेल्थ वाली चीज़ें कर रहे हैं, उसमें हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बना रहता है।
फिर उसके और बाकी लाइफ में फ़ायदे होते हैं कि हमारे जो रिलेशन्स है वो अच्छे बने रहते हैं, वो हम बेहतर संभाल पाते हैं अपने रिश्ते, और हम जो हमारे जो गोल्स होते हैं हम अपना बेस्ट वर्जन बन पाते हैं। बेसिकली हर एस्पेक्ट में, जो लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट हैं, हम उसमें अपना बेस्ट वर्जन बन पाते हैं। तो जैसे हमारे कोई एम्स हैं, गोल्स हैं, उनको हम बेहतर अचीव कर पाते हैं। फिर फैसले लेने में अच्छा क्लैरिटी रहती है, स्ट्रेंथ आती है किसी भी एडवर्सिटी से जूझने की। तो ये सारे फ़ायदे हैं। जैसे अभी आपने संतुलित आहार की बात कही और नींद की बात कही, तो बैलेंस डाइट और नींद, पर्याप्त नींद, ये कितना प्रभाव डालते हैं? बहुत प्रभाव डालते हैं। ये आमतौर पे आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट, मतलब आप जो खाते हैं वही आपके शरीर में असर करता है। तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपकी एनर्जी लेवल अच्छी बनी रहती है, आपका सेहत अच्छा बना रहता है, और प्लस आप जो खा रहे होते हैं उससे नुकसान भी होता है जो गलत चीज़ें खाते हैं, जैसे मैदे वाली चीज़ें हो गई या शुगर बहुत सारा हो गया। इवन नॉन वेज जैसे खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खाएं तो अग्रेसिव बिहेवियर आता है, और ख़ास तौर पे जो रेड मीट होते हैं वो तो बहुत नुकसान करते हैं, हार्ट की बीमारियां, कई सारी बीमारियां करते हैं। तो एक संतुलित आहार होना बहुत ज़रूरी है आपका हेल्थ बनाए रखने के लिए। वैसे ही नींद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नींद पे लोग ध्यान नहीं देते कि अच्छा चलो कल एग्ज़ाम है, 4-5 घंटे सो के उठ जाओ, या 2 घंटे सो लो, आज नाइट आउट मार लो, बट उससे नहीं होता, क्योंकि वो जो एक रात की जो नींद आप मिस करते हो ना, वो आप अगले दिन एक्स्ट्रा सो के पूरी नहीं कर पाते, उसका जो नुकसान होता है। तो नींद जो है 7 से 8 घंटा पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपके शरीर के लिए, आपके माइंड के लिए एक रीसेट की तरह होता है, जो आपको पूरा चार्ज कर देता है। और नींद अगर अच्छी नहीं हो रही है, उससे कई सारी बीमारियां देखी गई हैं। हार्ट की बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर होता है, मोटापा बढ़ता है, कई सारी चीज़ें होती हैं नींद से रिलेटेड। तो एक होता है स्लीप हाइजीन, कि मतलब हम स्लीप हाइजीन मेंटेन करें तो उससे भी हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो आजकल की जो लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सारी चीज़ें जिस व्यक्ति के अंदर होती हैं, तो उन्हें अपना जो अपनी देखभाल है वो कैसे करनी चाहिए, और क्या जो एक नॉर्मल व्यक्ति है वो और ऐसे व्यक्ति जो इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, इन दोनों में कितना उन्हें सावधानी रखने की ज़रूरत होती है? जी, आमतौर पे अब समय, मतलब एज कम होती जा रही बीमारियां होने की। पहले डायबिटीज़ को हम बुढ़ापे का वो माना करते थे, अब बहुत यंग लोगों में होने लग गया है। तो 30 का कट ऑफ लेते हैं, 30 की उम्र के बाद अक्सर लोगों में ये सारी बीमारियां, लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उसके बाद हम रेगुलर स्क्रीनिंग कराएं। जिनको नहीं है बीमारी उनको कि हम बार बार अपना चेकअप करवाएं, और अगर ख़ास तौर पे हमारे परिवार में किसी को है तो हमें होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो वो बराबर चेकअप करवाते रहना, वो भी एक पार्ट ऑफ सेल्फ केयर है। एंड अगर बाकी चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज, डाइट वगैरह, तो हम इन बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। अब अगर हो गई है बीमारियां, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, उसमें कैसे सेल्फ केयर कर सकते हैं कि जो चीज़ों से हम परहेज करना है, जैसे तो हाई कार्ब्स नहीं लेने हैं, शुगर वगैरह कम करना है, एक्सरसाइज बराबर करना है, ब्लड प्रेशर में भी एक्सरसाइज, नींद और ये सब तो हर लाइफस्टाइल बीमारी में कॉमन ही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दवाइयाँ समय पे लेना। दवाइयाँ हम नहीं लेते हैं समय पे। कई बार होता है कि बीपी या शुगर नॉर्मल आ जाता है तो छोड़ देते हैं 2-4 दिन, तो ये गलत तरीका है। तो ये भी जब बात करवाएं। एक और टेंडेंसी होती है यहाँ पे देखा है लोगों में कि मतलब महीनों दवाइयाँ लेते रहते हैं, वही दवाइयाँ ले रहे हैं, रिपीट करा रहे हैं, ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ये होता है कि ये हमारे पार्ट, डॉक्टर्स के पार्ट में भी थोड़ी वो होती है कि हमको भी ध्यान देना चाहिए कि बराबर उनका टेस्ट करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, लंबे समय तक एक इंसान अगर उसी दवा पे है, कम हो जाता है, कई बार कम बंद कर देते हैं, कई बार प्रेशर बढ़ने लगता है, तो हमें ज़रूरत होती है कि हम या तो दवा बदलें या इसका डोज बढ़ाएं। तो वो इसलिए ज़रूरी है कि बीच बीच में चेकअप भी करवाते रहें। तो ये भी एक सेल्फ केयर का बहुत अहम हिस्सा है इन बीमारियों में। जी, जैसे उम्र की बात आपने कही, तो उम्र की बात करते हैं कि उम्र के किस मोड़ पर, किस उम्र में इस सेल्फ केयर की जो खुद की देखभाल है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और इंसान बढ़ती उम्र में
जो ज़रूरतें होती हैं उसकी अलग अलग होती जाती हैं, तो बढ़ती उम्र में हम क्या क्या सावधानियां रखें और किस उम्र में कौन सी चीज़ों का हम ध्यान रखें? जी, तो हर उम्र में सेल्फ केयर ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी मतलब हाँ, अब दो वल्नरेबल एज ग्रुप हम जिनको मानते हैं, जो थोड़ी नाजुक से होते हैं, या तो बिल्कुल छोटे बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों, तो उनको थोड़ा सा वल्नरेबल मानते हैं, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है। वो तो स्वयं की देखभाल नहीं कर सकते, वहाँ पर परिवार की देख रेख ज़रूरी है। हाँ, तो अदरवाइज हर एज ग्रुप में ज़रूरी है। हर किसी की, आपने जैसा कहा, ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, हर पड़ाव पे अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। तो जैसे छोटा बच्चा है तो इन्फेक्शन से बचाए रखना, छोटे बच्चों को आदत, वो हैबिट फॉर्मिंग एज होती है कि उसी समय पे आदत बनती है, तो उस टाइम पे ध्यान रखना कि उनकी अच्छी आदतें बने ताकि आगे चल के वो मेंटेन रहे। तो बच्चों में ये होता है। फिर जैसे टीनेज आता है, तो टीनेज में इमोशनल एंड मेंटल वाला कंपोनेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी डेवलप हो रही होती है, हॉर्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, तो उस समय अलग बिहेवियर होता है, तो उस समय की ज़रूरत अलग होती है। वैसे ही जैसा मैंने कहा, जो यूथ होते हैं 30 साल के बाद, और बाकी लाइफस्टाइल बीमारियां ये सब और स्ट्रेस वगैरह ये सब होने लगता है, तो इन चीज़ों का। फिर बुजुर्ग में तो अगेन दैट्स अ वल्नरेबल एज ग्रुप, तो उसमें जैसे गिरने से फ्रैक्चर होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, छोटी छोटी चीज़ों से उनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो इसलिए ख़ास तौर पे उनको ध्यान देना है। और अगर ये हर पड़ाव में अगर सेल्फ केयर पूरे मेंटेन करते हुए चलते हैं, तो आगे चल के भी उसका फ़ायदा, मतलब जो सेल्फ केयर का फ़ायदा है वो कुछ दिन या कुछ महीनों के लिए नहीं होता, वो आजीवन रहता है अगर आपने उसको अपने रूटीन का हिस्सा बनाया है। जैसे आदत डालें, आपने कहा इस चीज़ को आदत डालें, कैसे आदत डालें? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक्सरसाइज की बात होती है तो हम कहते हैं ठीक है कल से शुरू करेंगे, फिर वो कल शायद कभी आता नहीं, फिर कल से हम अच्छे जो है बैलेंस डाइट लेंगे, लेकिन नहीं, मार्केट जाते ही कहीं ना कहीं जो हम लालच आ जाता है कि हमें नहीं ये खाना ही है। आपने मीठे की बात कही कि आपको मीठा बहुत पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्रेविंग आप हो ही जाती है, आप रोक नहीं पाती। तो किस प्रकार हम इससे बाहर आएँ? कैसे हमें पता चले कि नहीं, कुछ चीज़ें हमें नुकसान कर रही हैं और इसे हमें रूटीन में अपने आप को बदलना ही होगा? जी, तो पता तो हम सबको ही है, पर हम अमल नहीं कर पाते, तो ऐसे में माइंडफुल काम है। तो जैसे मीठा है, अगर मैंने बीच में ये कुछ दिन ट्राई किया था और सक्सेस भी हुई, एक पीस आया सामने, तो मैंने छोटा सा तोड़ के उसको आराम आराम से खाया। अच्छा। तो वो तृप्ति हो गई कि हाँ मीठा खा लिया, वो पूरा पीस खाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कुछ दिन तो मैंने एक एग्जाम्पल है दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही जैसे पहले कहा कि एक्सरसाइज अगर शुरू करना है, तो एकदम से कोई बहुत की रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, एकदम से मत शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा करके कि 5-10 मिनट करके देखते हैं। फिर रिवॉर्ड सिस्टम रखिए। जैसे क्या होता है, कई बार जैसे मुझे खाने का शौक है, तो मैं ऐसे करती हूँ कि हफ्ते भर अगर सोच लिया दिमाग में कि हफ्ते भर अगर अच्छा खाना खाऊं, पौष्टिक आहार खाऊं, तो हफ्ते में एक दिन कुछ उल्टा सीधा जो मन करता है वो खा सकती हूँ, मतलब। तो रिवॉर्ड सिस्टम करिए। तो ऐसे, और माइंडफुल अगर रहेंगे कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्योंकि वो टेस्ट जो है वो कुछ ही देर के लिए रहता है आपके शरीर में, मगर जो उसका असर होता है वो बड़ा लंबा होता है। तो पता तो हम सभी को है कि ये नुकसान वाली चीजें हैं, तो ध्यान दें, और छोटा छोटा करके, एक एक करके। अब एकदम से नहीं कि आप कल से ही एक्सरसाइज भी शुरू कर रहे हैं, योगा भी शुरू कर रहे हैं, मेडिटेशन भी शुरू कर रहे हैं, खाना, मतलब सब कुछ एक ही दिन पे नहीं, एक एक चीज चुनिए, उसको थोड़ा लंबा करिए। जैसे आदत बनने में ऐसा कहा जाता है, मानते हैं कि 21 दिन तक अगर हम कोई चीज रोज करें लगातार, तो वो हमारी आदत बन जाती है, और अगर 90 दिन तक हम कर लें तो वो बिल्कुल परमानेंट आदत बन जाती है। 21 दिन वाली आदत फिर भी छूटने का डर रहता है, पर 90 दिन तक अगर हम लगातार कोई चीज कर लें तो वो परमानेंट आदत हो सकती है, मतलब वो आसानी रहती है उसको फॉलो करने में। कहीं ना कहीं छोटी चीज़ों से शुरुआत करें। जी बिल्कुल। दर्शकों को बता दें कि दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर पर इस वक्त आप देख रहे हैं डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम। हमारा आज का विषय है सेल्फ केयर। इस विषय से संबंधित यदि कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर प्रियंका यादव। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अच्छा, आपसे सवाल करूं उससे पहले एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, बात कर लेते हैं जी। हेलो हेलो जी, आपका प्रोग्राम देखा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपने जो कहा कि मतलब हैबिट और चेंज करना चाहिए, वो मतलब हो ही नहीं पा रहा है। समबडी डिस्टर्बिंग अस, या स्पिरिचुअल एरिया के कारण डिस्टरबेंस हो रहा है, तो क्या करें? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है। बाकी जो आपका सवाल है उसका जवाब डॉक्टर साहब से दिलवा देते हैं। जो किस तरह की डिस्टरबेंस है, मतलब क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं आप, और क्या चीज आपको रोक रही है? मतलब डिप्रेस हो गए, लाइफ से फेड अप हो जाना, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन मतलब सक्सेस नहीं मिलना, हर वक्त पर ही फेलियर सा होना, जो होना चाहिए अच्छा सही वो हो नहीं रहा है, कुछ लोग काट रहे हैं हमारा। जी, मुझे बहुत अफसोस है कि आपको इस बुरे वक्त से गुजरना पड़ रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी सोच से ना बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम अपना सोच सकारात्मक रखें, कुछ तो जैसे देखिए किस्मत में जो लिखा होता है उसको हम टाल नहीं सकते, मगर जो हो रहा है उससे कैसे निपटना है वो हमारे हाथ में है। कई बार होता है हम जिन चीज़ों पे ध्यान देते हैं ना, मतलब ये तो मानी हुई बात है कि हम जिन चीज़ों पे ध्यान देते हैं वो ज़्यादा बढ़ती है। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये नहीं हो रहा, ये कमी है, ये कमी है, तो वो कमियां बढ़ेंगी। उल्टा आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड होता है यानी आभार व्यक्त करना कि आपके पास घर है, आपके पास सोने के लिए बिस्तर है, खाने को खाना है। इन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करिए। धीरे धीरे जैसे अपना रूटीन बनाइए कि सुबह उठ के रोज़ बोलें कि आज कोई एक चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो जैसे जैसे आप ये डेवलप करेंगे ना पॉजिटिव एटीट्यूड, आप देखेंगे आपकी लाइफ में चीज़ें बदलेंगी। पॉजिटिव अपना माइंडसेट चेंज करने से हम कई चीज़ें अपनी सोच से भी अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप फोकस करते, मैं ये नहीं कह रही कि आपका बुरा समय नहीं चल रहा, बिल्कुल है और मुझे अफसोस भी है, मगर आप उस पर ध्यान देने के बजाय इस चीज पे ध्यान दीजिए कि आपके पास क्या है और आप उसके साथ क्या कर सकते हैं। कि मान लीजिए कि चलो जॉब नहीं मिल रही है तो कोशिश करते रहें, या कुछ एक्स्ट्रा डिग्री लेके कुछ और इसको बेहतर बनाया जा सकता है, या कहीं और जगह पे अप्लाई करके देखें। तो कई सारे तरीके हैं, तो आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि ये नहीं हो रहा, ये होना चाहिए था, तो जैसा मैंने कहा जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे वो चीज़ बढ़ेगी। तो डॉक्टर प्रियंका, जैसे काफ़ी गंभीर मुद्दा था इनका, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें हमारे साथ अक्सर होती रहती हैं और कभी कभी ऐसे मुद्दे भी आ जाते हैं जैसे कोविड की जो स्थिति थी या सुनामी की जो स्थिति थी, हमने परिवार, पैसा, वो तो सब कुछ खो दिया। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है कि व्यक्ति बाहर आए। तो फिर भी जो आपने बताया कि जो हो चुका है उसे कहीं ना कहीं भूलना होगा, क्योंकि उस प्रेजेंट, भूलना नहीं मतलब एक्सेप्ट करना कि हाँ हो गया है, पर अब उस पे या तो आप रो सकते हैं या तो आप उससे जूझ सकते हैं। तो रो के आप देखिए, खुद ही सोचिए कि रो के फायदा क्या है। कुछ फायदा नहीं हो रहा, आप दुखी रह रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे प्रोडक्टिव। तो अगर आप थोड़ा सा अपना स्विच करेंगे तो भूलना इज अनदर थिंग, कि मतलब लोग भूलने के लिए, बुरी चीज़ों को भूलने के लिए अपने आप को किसी और चीज़ में बिजी कर लेते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि वो चीज़ तो वहीं की वहीं रह गई, एड्रेस नहीं किया आपने। तो इसलिए भूलना इज नॉट एन ऑप्शन। उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ ये हो गया है, अब मुझे इसके लिए क्या करना है, वो माइंडसेट रखेंगे
तो आप बेहतर कर पाएंगे। अच्छा, अगर महिलाओं और पुरुषों की बात करें तो क्या कहा जा सकता है कि जो सेल्फ केयर है, खुद की देखभाल है, वो क्या पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को इसकी ज़रूरत है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेंशन्स हैं या फिर बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं, वो सारी चीज़, इमोशंस हैं, वो सारी चीज़ें महिलाओं में ज़्यादा हैं। तो क्या कहें कि इन्हें ज़्यादा ज़रूरत है खुद की देखभाल की? ये थोड़ा जेंडर बायस हो जाएगा। सेल्फ केयर वैसे सबके लिए ही ज़रूरी है, बट हाँ, जैसा आपने कहा, महिलाएं थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेल्स नहीं होते, कई मेल्स भी होते हैं इमोशनल, पर हमारे समाज में उनको सिखाया नहीं गया है इमोशन एक्सप्रेस करना। उनको ये सिखाया गया है कि इमोशन एक्सप्रेस करना गलत है। तो वो ऐसे लोगों को और ज़्यादा ज़रूरत है सेल्फ केयर की। बट हाँ, महिलाओं को बिल्कुल उनके जैसे घर संभालने की भी जिम्मेदारी होती है, और आजकल देखा गया है, मतलब वर्किंग मदर्स फिर भी काफ़ी घर पे जैसे काम वाले को रख लिया, कुछ कर लिया, उसके बावजूद काम के साथ साथ उनको घर की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। तो महिलाओं पे स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, प्लस एक उनको हार्मोनल टूल भी मिला हुआ है जिसको हम PMS कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। उस टाइम पे भी उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर रहती है, तो ऐसे में चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, ये सब ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूरी होता है। तो हाँ, महिलाओं को थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ। जी। आजकल फिर भी टाइम बदल रहा है, जैसे मेल्स भी हाथ बटा रहे हैं, घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं, तो चीज़ें बदल रही हैं, बट फिर भी हमारे समाज में अभी भी है थोड़ा सा, क्योंकि फिजिकली कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने हमें ऐसा बनाया है कि जो हमारे जो इमोशंस हैं उन्हें ठेस जो है बहुत जल्दी लगती है। अब अगर मौसम के बदलाव की बात करें, मौसम बदलता है, ख़ास तौर से हमारे जो द्वीपों का मौसम है, तो क्या कहें कि क्या मौसम का भी इस पर कुछ प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, मौसम के हिसाब से अपने आप को अभी जैसे इस बार इतनी गर्मी पड़ी थी, तो हीट स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। कई लोगों को धूप से सर दर्द होता है, पर वो ध्यान नहीं देते, चले जाते हैं धूप में। तो ऐसे में क्या करना है, और वो सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है फिर, तो हाइड्रेशन मेंटेन रखना, या कोई छाता लेके जाएं, या अपना सर कवर करें टोपी से या कैसे भी, कि धूप डायरेक्टली ना लगे। फिर वैसे ही बारिश है, बारिश में भीगने से बीमार पड़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। यहाँ पे तो खैर वैसे ठंड का मौसम नहीं है, बट फिर भी फ्लू वगैरह, जब मौसम बदलता है तो फ्लू वगैरह होता है, तो अपने आप को उस टाइम पे संभाल के रखें, विटामिन C लें, खूब सारा इम्यूनिटी बना के रखें, हेल्थ अच्छा रखें, तो आप अपने आप को मौसम के भी असर से बचा सकते हैं। जब ये नींद की बात हो रही थी तो आपने स्लीप हाइजीन की बात कही थी। जी। ये क्या होता है? स्लीप हाइजीन, जैसे हाइजीन कोई भी चीज़ की साफ सफाई है, वैसे ही स्लीप हाइजीन एक तरह का प्रैक्टिस है, जहाँ पे हम इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि हमारी जो नींद की क्वालिटी है वो अच्छी हो। तो उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि सेम समय पे रोज़ सोना, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, पर एक दिन आप 10 बजे सो रहे हो, एक दिन आप 12 बजे सो रहे हो, तो वो आदत नहीं बन पाती। फिर उस कमरे में टीवी ना हो, या सोने से पहले लाउड म्यूज़िक ना सुने, या फ़ोन या आईपैड वगैरह, लैपटॉप ना देखें सोने से पहले। जैसे सोने से कम 6 घंटे पहले तक चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, वो भी नींद पे असर डालती है। कई लोग रात में चाय पी लेते हैं देर तक। फिर 1-2 घंटे पहले तक कुछ लिक्विड नहीं पीना चाहिए, वरना फिर रात को उठना पड़ता है, तो वो भी नींद डिस्टर्ब करती है। तो ऐसी कई सारी आदतें हैं, जैसे सोने की जगह पे आप बेड पे ना खाएं, तो ये सारी चीज़ें मेंटेन रखना, इनको हम स्लीप हाइजीन कहते हैं, जो इंश्योर करती है कि ना सिर्फ आप, कई बार होता है ना 7-8 घंटे सो रहे हैं, पर जब उठते हैं तो थकान सी लगती है, ऐसा लगता है नींद पूरी नहीं हुई, नींद अच्छी नहीं हुई। तो ये स्लीप हाइजीन जो है, ये यही इंश्योर करने के लिए है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी भी अच्छी हो। अच्छा, अब ये जो डेली रूटीन की जो कुछ एग्जांपल्स आपसे जानना चाहेंगे, कुछ उदाहरण हमें बताइए जो इसके अंतर्गत आते हैं, सेल्फ केयर के अंतर्गत। सेल्फ केयर के डेली रूटीन, जैसे अपना सोने उठने का टाइम फिक्स करें, एक रूटीन बनाएं।
फिर सबसे पहले सुबह अगर आधे घंटे तक फ़ोन ना देखें, क्योंकि हमारी आदत होती है उठते साथ सबसे पहले हाथ हमारा फ़ोन पे जाता है, तो अगर हम ये आदत बना लें कि आधे घंटे तक फ़ोन ना देखें, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ा सा कुछ मेडिटेशन शुरू कर लें, कुछ सुन लें, कुछ अच्छा आध्यात्मिक सा, और जैसे मैंने उनको कहा था ग्रैटिट्यूड कि सुबह उठते साथ अगर आप पॉजिटिव नोट पे शुरू करें, कि कई लोग तो सुबह उठ ही नहीं पाते, वो अगले दिन का सूरज नहीं देखते हैं, तो आप इस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं कि हम जिंदा हैं अभी भी, एंड हमारे पास आज का दिन पड़ा है, जो भी ना। तो कई सारी चीज़ें, आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ग्रैटिट्यूड एक व्यक्त कर सकते हैं कि मतलब खाने को खाना है हमारे पास, म्यूज़िक है, म्यूज़िक के लिए पसंद है, मतलब ये सारी चीज़ें ना। तो आप डेली एक कोई पॉजिटिव नोट पे दिन की शुरुआत करिए। भले ही आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए ना निकाल पाए, थोड़ा 5 मिनट स्ट्रेचिंग वगैरह कर लिया, 10 मिनट योगा कर लिया, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे शुरू करें। फिर सबसे ज़रूरी जो मुझे लगता है एक दिन को ऑर्गेनाइज करने का, अगर आप वर्किंग हैं तो एक टू डू लिस्ट बनाइए कि आज क्या क्या काम है, क्योंकि कई सारे जब वो होते हैं तो दिमाग में वो चल रहा होता है बैकग्राउंड में, और टेंशन होती है कि भूल जाएंगे, तो एक बार वो कागज पे आ जाते हैं तो थॉट्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो वो करें। फिर अपना नहा धो के नाश्ता ज़रूर करें, वो सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है दिन का, तो ऐसे दिन की शुरुआत करें। फिर अपना काम वाम, फिर जैसे आप देखिए हर किसी की अलग अलग हॉबी होती है, जैसे आर्ट का कोई भी फॉर्म होता है, या किसी को नेचर में बैठना पसंद है, तो थोड़ा सा टाइम शाम में या कभी भी ऐसे निकालिए, समुद्र किनारे के लिए बैठ गए शांति में, या कहीं जंगल में, थोड़ा सा पेड़ों में भी शांति मिलती है। फिर या संगीत में अगर इंटरेस्ट है तो गा लिया या कुछ सुन लिया, तो थोड़ा सा समय अपनी किसी हॉबी के लिए, या कुछ नया सीखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। किसी को मन किया कि चलो मैं पेंटिंग सीखना शुरू करूं, तो खुद से कुछ यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के बनाना, तो एक थोड़ा सा टाइम अपने इस हॉबी के लिए रखिए, और उस टाइम पे भी कोशिश करिए बीच बीच में पूरे दिन में ऐसे कोशिश करिए कि फ़ोन थोड़ा सा दूर रहे, डिटॉक्स वाला मोड रहे, आधे घंटे के लिए सही, 15 मिनट के लिए सही, थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक लें ऐसे। फिर जैसा मैंने कहा नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नींद से पहले स्लीप हाइजीन का एक अहम हिस्सा ये भी है कि सोने से कम 2-3 घंटे पहले तक आप अपना डिनर कर लें, मतलब तो वो भी ज़रूरी होता है। अब अंत में वैसे तो ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत वास्ट टॉपिक है, अगर इस पर हम चर्चा करें तो 2 घंटे भी कम है, फिर भी जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि सेल्फ केयर, जो भी मैंने बातें बताई हैं उसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, ये सभी को पता है। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप फॉलो करते हैं इनमें से कोई भी चीज़ अपने लिए धीरे धीरे करके शुरू करते हैं, तो आप अपना बेस्ट वर्जन होंगे। और उसके बाद आपको कई लोग हैं जैसे दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो कुछ बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अपने आप को अच्छा रख रहे हैं, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा होती है। फिर आप अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करिए, उनका बेटर ध्यान भी रख पाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके शुरू करिए। और बल्कि मैं एक सेल्फ केयर प्रॉमिस भी रिक्वेस्ट करूँगी, मैं अनुरोध करूँगी अपने जितने ऑडियंस हैं कि जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, वैसे ही जो भी दर्शक देख रहे हैं या सुन रहे हैं इस वक्त, एक कोई सेल्फ केयर प्रॉमिस करिए। जैसे मैं करती हूँ प्रॉमिस कि मैं मीठा कम करूँगी, आप बताइए आप भी। चलिए मैं नमक कम कर दूँगी। हाँ जी। तो मेरा अनुरोध है सभी दर्शकों से कि आप भी कोई एक सेल्फ केयर प्रॉमिस एक से शुरू करें और उस पर अमल करें। तो डॉक्टर प्रियंका, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ये, सेल्फ केयर, बहुत कॉमन सा शब्द था जिसे हम सभी इग्नोर करते आए हैं। तो आज आपकी बातों से ऐसा लगा कि इस ओर अगर ध्यान ना दिया जाए तो आगे चलकर समस्याएं काफ़ी बढ़ सकती हैं। तो अपना कीमती वक्त देने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, इतना ही कहना चाहेंगे कि दूसरों से पहले खुद से प्यार करें और खुद की देखभाल करें और स्वस्थ रहें। और अब जाने से पहले बता दें, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर अब सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अब आप हमारे कार्यक्रम कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो करें DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। और आप हमें इस वक्त यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। साथ ही इस विषय से संबंधित यदि कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो हमें कृपया इस पते पर लिखें, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, दिलानेपुर, हेडो पोस्ट 744102। हमारा ईमेल ID है HOPDDKportblayer@gmail.com।
और अब मिलेंगे डॉक्टर स्पीक के अगले अंक में। नमस्कार।